नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से भारत के युवाओं को, भारत के जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो यंग डायनेमिक माइंड्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक चैलेंज सा महसूस होता है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है कि चैट जीपीटी को बनाने वाले सैम अल्टमैन इंडिया आए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से भारतीयों को वो बात बड़ी चुभी, और चुभने का मतलब था कि उन्हें ये लगा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ बना ही नहीं सकता, ये तो अमेरिकियों के दिमाग की उपज है। और वास्तविकता ये भी है कि दुनिया भर के अधिकांश जितने भी नवाचार हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हों या फिर किसी भी कंपनी के क्षेत्र में हों, वो अधिकांशतः वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा या फिर किसी और ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के द्वारा किए गए हैं, जापान जैसे देशों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इंडियंस को इस प्रकार से देखने की जो व्यवस्था है पश्चिमी देशों में, उस व्यवस्था को चैलेंज भारतीय एक कंपनी के द्वारा किया गया और उसने कहा कि आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है। क्या है ये पूरा मामला, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। क्या है चैट जीपीटी से जुड़ा हुआ मामला, ये भी आपको बताएंगे। देखिए साथियों, फिलहाल के दिनों में एक वेब सीरीज़ काफ़ी प्रचलन में चल रही है, असुर के नाम से। अगर आपने देखा हो, असुर का 2nd सीज़न है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी जिक्र हुआ है। मुझे बच्चों ने, जब मैंने सेशन किया था कुछ दिनों पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डराने वाली खबर, तो उस समय बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर असुर 2 वेब सीरीज़ देख लीजिए एक बार, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है। तो बिल्कुल वो सही दिशा में सोच रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जब मशीनें इंसान की तरह सोचने लगें, इंसान के हाव भाव से उसका भविष्य तय करने लगें कि इंसान अगर ऐसा सोचता है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। जो बालक साउंड प्रॉब्लम बता रहे हैं, असल में मेरा खुद का साउंड सिस्टम ख़राब है, यानी मेरा खुद का गला ख़राब है, तो उससे परेशान ना हो, है ना। ये आवाज़, मतलब मैं मेरी फुलेस्ट पे हूँ और इतनी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी क्योंकि मेरा खुद का गला ख़राब हो रहा है ना। तो जिन्हें मतलब साउंड में प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा मेरे गले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें क्योंकि ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं पा रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में विचार चल रहा है कि पता नहीं इसके आने से क्या हो जाएगा, कैसा भूत बन जाएगा। और इस पर हमने एक सेशन भी किया था क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मशीन ने अपने कमांड देने वाले व्यक्ति को ही गोली मार दी थी। इसके ऊपर हमने एक सेशन प्रॉपर तरीके से किया था। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिनों सुर्खी में कब से आना शुरू हुई, जब से 2 बड़ी कंपनीज चैट जीपीटी और बार्ड एआई सुर्खियां बटोरना शुरू हुई। चैट जीपीटी, जिससे कि आप कुछ भी पूछिए तो गूगल से ज़्यादा प्रिसाइज आंसर देने लगती है। चैट जीपीटी वो जिससे आप अगर अपना होमवर्क भी कराना चाहें, फोटोग्राफ्स भी बनवाना चाहें, कोडिंग लिखवाना चाहें, तो ये सब काम बहुत बखूबी कर सकती है। ओपन एआई द्वारा निर्मित ये जो चैट जीपीटी है, इसके जो मेकर हैं सैम अल्टमैन, वो इंडिया आए थे। उन्होंने अपने एक बयान में, जब उनके साथ एक संवाददाता सम्मेलन चल रहा था, लोग आमने सामने बैठकर उनके साथ टेबल टॉक कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने कहा कि सैम अल्टमैन सेज होपलेस फॉर इंडिया टू ट्रेन चैट जीपीटी लाइक एआई, यानी वो भारत को लेकर के आशान्वित नहीं है। मतलब ही इज़ होपलेस कि इंडिया में पता नहीं ऐसा लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस बात के ऊपर भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है टेक महिंद्रा। उस टेक महिंद्रा के सीईओ ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस नहीं कर पाएंगे तो योर चैलेंज इज़ एक्सेप्टेड। आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा बना लिया है तो हमें आपका चैलेंज स्वीकार है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो चैट जीपीटी या बार्ड की वजह से दिक्कत आ रही है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को ही आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि सॉफ्टवेयर निर्माता जितने भी हैं वो सब लोग असल में कोडिंग लिखने का ही काम करते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखने का काम करते हैं। और चैट जीपीटी और बार्ड ऑलरेडी जो उपलब्ध डेटा है उसको मैनिपुलेट करके, आपकी समस्या के आधार पर मैनिपुलेट करके नया कोड लिख देता है। इससे संभावना इस बारे में व्यक्त की जा रही है और बड़े बड़े विद्वानों ने ये चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में इंसानी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज चैट जीपीटी नहीं अपितु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा, जिसका एक पार्ट चैट जीपीटी है या फिर बार्ड है। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ने कहा है कि वो भी अपने आप को इसी दिशा में अपडेट करेंगी और इस तरह से कहते हुए चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। तो सैम अल्टमैन ने से जब सवाल पूछा गया क्या इंडिया भी ऐसा बना सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखता, मैं वेरी मच ना उम्मीद टाइप से व्यक्ति हूँ। तो टेक महिंद्रा के व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं, एक ट्वीट 4 जून का है जिसमें सैम अल्टमैन लिखते हैं कि इज़ एक्साइटेड टू विजिट इजराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई, इंडिया एंड साउथ कोरिया दिस वीक। तो वो अपनी यात्रा पर थे और उस यात्रा में उनका आगमन इंडिया भी हुआ।
इंडिया आए तब ये थे सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन कौन है? तो चैट जीपीटी के निर्माता हैं ये। सैम ऑल्टमैन अभी 38 साल के हैं। इनका जन्म मिसूरी करके जो अमेरिका के अंदर जगह वहाँ पर हुआ था, और इनके द्वारा बनाया गया जो ये प्रोग्राम है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। चैट जीपीटी चैटबॉट पर आधारित कार्य करता है, और मेरे प्यारे साथियों मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, ओपन एआई सिस्टम है, इसको ज़बरदस्त फंडिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अभी फ़िलहाल के लिए मिल चुकी है। ठीक है, हालांकि दुनिया भर में काफ़ी सारी अब यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ डल चुके हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें। अब वो वीडियोज़ आपको देखना है, समझना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेशन यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। और वो सजेशन क्या है? अगर आपको जानना है ना कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें इफेक्टिवली, तो उसके लिए भी एक ऑडियो बुक उपलब्ध है हिंदी में। ठीक है, एक लिंक मैंने आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया है, कुकू एफएम का, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, जहाँ पर सेशन पूरा होने के बाद यदि आपने कुकू एफएम अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वहाँ जाइए, इस ऑडियो बुक को सुनिए, जिसमें आपको बताया गया चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कुकू एफएम वो प्लेटफॉर्म है जिसको आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 मिलियन हिंदी यूज़र्स उसे रोज़ाना सुन रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, और बहुत ही काम की ऑडियो बुक्स वहाँ पर दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं, मतलब 15 लाख एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स इसे रोज़ सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा नंबर है। तो आप भी यहाँ जा कर के ऐसी ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर एक्सेसिबल है ये। महीने भर का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वैसे तो 99 रुपीज़ प्रति माह है, लेकिन आजकल में ऑफ चल रहा है 60%, तो 39 रुपीज़ में ही आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर है, ड्राइव मोड फीचर, सेविंग नोट्स फीचर, स्लीप टाइमर फीचर, इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जा करके इसे बढ़िया से यूज़ करें और अपने हिसाब से 39 रुपीज़ में 10 और 11 तारीख के लिए ही ये ऑफर है। आज रात 12 बजे तक आप अगर अंकित 60 रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 39 रुपीज़ में आपको पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है। चैट जीपीटी के जो सैम ऑल्टमैन हैं, ये जब इंडिया आए तो इन्होंने आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने द्वारा ट्वीट डाल करके मोदी से मुलाकात का ट्वीट डाला, प्रधानमंत्री ने भी इनका ग्रैंड वेलकम किया। इनकी वो कॉन्फ्रेंस जो कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जितनी है जो है उसके द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ, जिसमें ये एक मीटिंग में बैठ करके अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे थे। इसी इवेंट में जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा करवाया जा रहा था, इसी इवेंट में आनंदम नाम के व्यक्ति के द्वारा, आनंदम कौन है? आनंदम असल में कभी गूगल के इंडिया वाले हेड हुआ करते थे, उनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। आनंदम के द्वारा जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडियाज़ पोटेंशियल टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाइक चैट जीपीटी सीकिंग अल्टमैन इनसाइट ऑन वेयर इंडियन स्टार्टअप शुड फोकस देयर एफर्ट्स टू क्रिएट समथिंग सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ एआई। मतलब आनंदम ने सैम अल्टमैन से पूछा कि आपको लगता है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? इस तरह की बात इन्होंने पूछी। क्यों पूछी? क्योंकि फ़िलहाल के लिए सैम, ये जो आपके आनंदम हैं, इस समय ये वेंचर कैपिटलिस्ट बन चुके हैं। पहले ये उसके लिए, गूगल के लिए काम किया करते थे, अभी ये वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब लोगों को स्टार्टअप्स के अंदर फंड देते हैं। तो आनंदम के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इन दिनों एआई के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसा आप जैसा कुछ कर सकते हैं? इस तरह का सवाल जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, ऑल्टमैन ने रेस्पॉन्स देते हुए कहा कि डायनामिक्स एट प्ले, ही एक्नॉलेज इंडियाज़ वाइब्रेंट इकोसिस्टम। वो मानते हैं कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है बड़ा वाइब्रेंट है। ही इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडियन कंपनीज टू कम्पीट विद ओपन एआई इन ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि इंडियन कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा इस तरह का ट्रेनिंग फाउंडेशन मॉडल बनाना। तो आनंदम पूछ रहे थे कि स्टार्टअप्स ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत चैलेंजिंग काम है, मुझे नहीं लगता। डेस्पाइट हिज स्टेटमेंट ऑफ डाउट, जब उन्होंने हमारे ऊपर संदेह किया, अल्टमैन ने ये अनकरेज किया कि इस समय इंडियंस चैलेंज स्वीकार तो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वो वीडियो है जिसमें इनसे सवाल पूछे जा रहे थे। ये आनंदम है जिन्होंने सैम अल्टमैन से सवाल पूछा था। देखिए, शायद आप इनकी आवाज़ ना सुन पाएं, ये रेफरेंस के लिए समझ लीजिए कि इन्होंने ऐसा कोई सवाल पूछा था। ठीक है, जब इन्होंने सवाल पूछा तो इसके ऊपर फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई सैम अल्टमैन की कि इंडियंस को किस तरह से धोया गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए वो भी कितने मतलब फर्जी टाइप के सवाल थे। ठीक है, इसके बाद लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया और लोगों ने अपनी ताकत बताना शुरू किया कि दुनिया वालों ये मत भूलो कि अमेरिका जो चल रहा है आज, अमेरिका की जो असली टॉप पावर है उसमें
टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज में 12 सीईओ इंडियंस हैं। 12% सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। 60 से अधिक सीईओज टॉप 500 कंपनीज में इंडियंस हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियंस के पोटेंशियल को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बाद में ये मामला बढ़ता चला गया। राजन आनंदन ने भी इस बात को लिखा, लोग इस बात पर अपनी तरफ से अपने अपने नज़रिए रखने लगे। लेकिन फिर एक सवाल बनने लगा कि सैम ऑल्टमैन ने आखिर ऐसा बात बोला क्यों। तो इसके पीछे के 2 कारण निकल करके आए। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमने कुछ दिनों पहले लगभग मई के अंदर आपसे एक डिस्कशन किया था, अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर कहा था कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट जीपीटी जैसी जो चीज़ें हैं इनको नियंत्रित रखने के बारे में विचार कर रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बयान दिया था और कहा था कि दुनिया भर में इस तरह के बारे में विचार हो रहा है और हम इसको कंट्रोल में लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडिया से इनके मन में पहले ही भय है कि इंडियन सरकार जो है वो आने वाले समय में चैट जीपीटी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने देगी। नंबर 1। वहीं दूसरी जो चीज़ निकल कर आई, देखिए ये वो हैं जो टेक महिंद्रा के सीईओ हैं। भाई जब ये सैम ऑल्टमैन एक कंपनी के सीईओ हैं तो टेक महिंद्रा भी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके सीईओ हैं सीपी गुमनामी। उन्होंने लिखा, ओपन एआई सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि ही इज़ वेरी मच प्रिटी होपलेस फॉर इंडियन कंपनीज टू ट्राई एंड कम्पीट विद दैम। ओके डियर सैम, फ्रॉम वन सीईओ टू अनदर, एक सीईओ दूसरे सीईओ से कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड, आपका चैलेंज हमें स्वीकार है। यानी आपने जो बात बोली कि हम लोग नहीं कर सकते, ये हमें स्वीकार है। हम इस चैलेंज को एक चुनौती मानकर स्वीकार करते हैं। साथियों, इनका कहना इसलिए बहुत बड़ा शब्द था कि ये स्वीकार क्यों किया टेक महिंद्रा ने, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। असल में भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इस समय वर्ल्ड में काम कर रही हैं, अगर आप उन्हें देखें तो लगभग $200 बिलियन की यूएस इकोनॉमी में इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। आप ऐसे समझिए, भारत की चाहे टेक महिंद्रा हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर तो हैं, साथ ही साथ ये अमेरिका में रहकर अमेरिकन्स को भी नौकरी देती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जहां इंडिया अमेरिका से व्यापार करता है लगभग $130 बिलियन के आसपास, अकेली इंडियन कंपनीज अमेरिका में रहकर $200 बिलियन से ज़्यादा कमाकर अमेरिकन्स को देती हैं अमेरिका के अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप एक प्रकार से फैक्टर्स पर फिगर करें, 2021 का आइडिया आप देखें तो आप देखिए कि भारत की जो कंपनीज़ है ना, इन्होंने अमेरिका में जो भारतीय कंपनीज़ हैं इन्होंने $198 बिलियन का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है और 16 लाख लोगों को रोजगार अमेरिका के अंदर अमेरिकन्स को दिया है। जिनमें अमेरिकन्स को ये जो दिया गया है इसमें एवरेज पैकेज 1 लाख से अधिक का है, जो कि एवरेज पैकेज $1 लाख से अधिक का, यानी 80 लाख रुपए भारतीय धन में इतने बड़े बड़े पैकेजेस इंडियन कंपनीज वहां जाकर अमेरिकन्स को दे रही हैं। तो इंडियन कंपनीज टेक के मामले में छोटी नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं हैं। तो जब ये सब चीज़ें पीछे नहीं हैं तो निश्चित ही ये समय याद दिलाने का है सैम ऑल्टमैन को कि हु वी आर, हम हैं कौन जिन्होंने इस तरह से आपके चैलेंज को स्वीकार किया। तो सैम ऑल्टमैन थोड़ा सा ध्यान दो। हमारा ध्यान हालांकि रोजगार पर प्राथमिकता में होता है क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, क्योंकि हम उस स्तर में हैं जहां हमारी आधी से अधिक आबादी भूख से संघर्ष करती है, संघर्ष अपने जीवन के सर्वाइवल का करती है, इसीलिए हम सबसे पहले रोजगार तलाशते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया पर जब जब सॉफ्टवेयर के चैलेंज आए हैं इंडियंस ने उन्हें निपटाया है। याद करिए सैम ऑल्टमैन, वो ज़माना जब आपकी टाइम मैगजीन ने छापा था कि मिलेनियम एंड होने वाला है, इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना होने जा रही है, जिसे आप लोगों ने Y2K बग के नाम से जाना था। एक साथियों घटना बताता हूँ जिससे कि ये तो कोई चैलेंज नहीं है जो इन्होंने AI का चैलेंज दिया, ये तो कुछ है ही नहीं। एक ज़माना ऐसा था, वर्ष 1999 में जाकर लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमने कंप्यूटर में जो डेट डाली है ना, वो डाल तो दी, वर्ष 1900 से लेकर के वर्ष 1999 तक की अगर आप डेट देखें तो वैज्ञानिकों ने या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने जो डेट बनाई थी ना, वो बाइनरी सिस्टम में बनाई थी। वो 00010203 इस तरह से बदलते बदलते 99 तक तो पहुंच रही थी, ये बदल करके 2000 नहीं हो पा रही थी। 1999 में जाकर रियलाइज हुआ कि जितने भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं उनमें 1 जनवरी 2000 जब वर्ष आएगा 2000, उस समय इस फिगर को बदलने का सिस्टम ही नहीं डला। कंप्यूटर के जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया वो इस बाइनरी डिजिट पर डेवलप किया गया, इस वाले नंबर को बदलने का प्रोग्राम ही नहीं लिखा गया।
दुनिया भर के इतने सारे कंप्यूटर्स, चाहे कितने भी बड़े शेयर मार्केट के हों, चाहे स्पेस एजेंसी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के सिस्टम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हों, चाहे फिर वो मिसाइल के हों, किसी भी सिस्टम में इसका सॉल्यूशन नहीं था। यानी कि ईयर 2000 अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बड़ा संकट बनकर आया। इसे मिलेनियम बग का नाम दिया गया कि इसका निपटा कैसे जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही नहीं लिखी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जब प्रोग्रामिंग ही नहीं लिखी हुई थी तब क्या किया जाए? तब जवाब निकल कर आया साथियों कि इसका समाधान प्रोग्राम लिख कर किया जाए। जितने भी पुराने कंप्यूटर्स हैं सब में नया प्रोग्राम डाला जाए। ये जमाना चैलेंज स्वीकार करने का था। अमेरिका और यूरोपियंस ने ये परेशानी तो पकड़ ली, लेकिन सहूलियत के लिए उन्हें चाहिए थे वो इंजीनियर्स जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते। साथियों आप देख सकते हैं 31 दिसंबर के बाद जो बड़ी समस्या आने वाली थी वो ये कि कंप्यूटर में ये डेट ही नहीं आएगी, वापस से 1900 लिखा आ जाएगा, और 1900 लिखा आ जाएगा का मतलब है कि ये डिजास्टर में कन्वर्ट होगा। सारे ट्रांजैक्शन उलट सुलट हो जाएंगे, सब बिगड़ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। जब ये समस्या रिकॉग्नाइज हुई तब जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत को पूरा किया इंडिया ने। इंडिया के तब निकल रहे इंजीनियर्स ने सॉफ्टवेयर पर दिन रात काम करके दोबारा से सारे कोड्स लिखे, और तभी उसी ज़माने की ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये वो बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करके पूरी दुनिया के सिस्टम्स के अंदर से ये Y2K बग को नामो निशान समेत मिटा दिया और दुनिया नए एरा में एंट्री की। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो इंडियंस आज आपको दिखाई देते हैं, इन्होंने अपनी काबिल वर्क फोर्स के नाम पर दुनिया के सामने ये चैलेंज स्वीकार करते हुए काम किया था, जिसमें भारतीयों ने अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लादे थे, वो अमेरिका एक ही साल के अंदर भारत के सामने आकर खड़ा हो गया कि अपने लोगों को हमारे पास भेज दो, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिस्टम में कोहराम मचा हुआ है। ये बात है खुद एक भारतीय पूर्व राजनयिक की, नवतेज सिंह सरना, जो उस समय राजदूत हुआ करते थे। उनका कहना था कि भारत ने चाहे पोखरण किया हो या फिर 9/11 की घटनाएं हो, उन सबको वो जो पोखरण जो हमारे साथ था उस समय पर जो हमारे ऊपर सैंक्शंस अमेरिका के लगे थे, उनको पाटने में जो सबसे बड़ा काम किया वो Y2K ने किया था। यानी इंडिया ने अमेरिका की इतनी बड़ी सहायता की थी, उन्हें सॉफ्टवेयर के क्राइसिस से बचाया था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो भारतीयों ने की थी। आज तभी अमेरिका में भारतीयों का इतना बड़ा संख्या है, 28% अमेरिका के कुल इंजीनियर्स भारतीय हैं। उस मैनेजमेंट, बिजनेसेस एंड आर्ट्स में 70% से ज़्यादा लोग भारतीय इन्वॉल्व हैं। इतना ही नहीं, नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट भी हाल ही में एक नए भारतीय की नियुक्ति के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। 500 से अधिक कंपनियों के अंदर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वहाँ पर 12% से अधिक भारतीय मूल के सीईओज हैं, चाहे जिसमें सुंदर पिचई, सत्या नडेला, लीना नायर जैसे लोग क्यों ना शामिल हों। ये बात सही है कि ये सब लोग वहाँ जॉब करने ही गए थे, क्योंकि इंडियंस की सबसे पहली आवश्यकता जॉब होती है। लेकिन जॉब के साथ साथ सीईओ तक बनना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक बनना, यानी कि वहाँ जाकर लोगों से काम करवाना, ये भी आवश्यकता के हिसाब से इंडियंस ने ड्राइव किया है। साथियों, अब दूसरा बड़ा कारण, एक तो पहला कारण इनके इस तरह के पॉइंट का बोलने का कि इंडियन ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इंडिया से चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन सरकार ChatGPT पर बैन लगाने वाली है। दूसरी, इंडिया ने खुद ने एक लाइन बोली थी, इंडिया के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मार्च में ये कहा था कि भारत खुद ChatGPT का राइवल जल्दी ही बनाने वाला है। यानी जिस ChatGPT को लेकर के ये बड़े ही हुनरमंद समझ रहे थे खुद को, भारत उस ChatGPT का राइवल खुद बना रहा है, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था। तो संभवतया इन्हें ये बात याद होगी कि भारत, आज हम अपने आप को बड़ा बना के दिखा देते हैं, ChatGPT सोच रहा है एक दिन भारत तो खुद बना के बैठ जाएगा। उससे निपटने के लिए अच्छा है पहले इन्हें नीचा दिखा लो। भारत पहले ही कह चुका है कि हम अपना ChatGPT बना रहे हैं, चिंता ना करिए। बाय द वे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ वैसे है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपको डेटा भर करके ही तो एक एप्लीकेशन बनाना है। दुनिया भर का डेटा एक एप्लीकेशन में टिकाना है, चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। जब ये बात रियलाइज़ हुई कि हमने गलत जगह पर गलत बात बोल दी, तो सैम एल्टमैन ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी बातें गलत तरीके से ले ली गई हैं, मेरा कमेंट टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया है, मैंने इंडिया के AI पोटेंशियल पर सवाल खड़े नहीं किए थे। तो बोले फिर ये वो वाली बात हो गई, सॉरी बोल रहा है ना। तो बोले फिर
बोले मेरे को उसमें चैलेंज नहीं था, मेरा मानना था कि जो $10 मिलियन लगा के हमने चैट जीपीटी बनाया, इतने कम में इस काम को कर पाना मुश्किल है। यानी कि आपने स्टार्टअप के रेफरेंस में सवाल पूछा था कि चैट जीपीटी जब बना था इनिशियल फंडिंग $10 मिलियन की थी, तो उस समय पर जो फंडिंग थी उतने में क्या आज के स्टार्टअप बना पाएंगे? तो इसे लेकर के मेरा बयान ऐसा था। तो इन्होंने अपनी सफाई जब दी तो फिर ऐसी स्थिति पर इनका बयान आया कि दिस इज़ रियली टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया। द क्वेश्चन वॉज अबाउट कंप्लीटिंग विद अस विद $10 मिलियन विच आई रियली डू थिंक नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने इसी के लिए कहा था $10 मिलियन में नहीं हो पाएगा। फिर इस बात पर सीपी गुरनामी टेक महिंद्रा वालों ने कहा थैंक यू फॉर क्लियरिंग, मतलब आपने हमको क्लियर किया, क्लैरिफाइंग किया, इसके लिए धन्यवाद। पॉइंट टेकन, आपकी बात हम मानते हैं। मतलब आपने उस समय बोल दिया होगा, अगर चैलेंज दिया होता ना तो हम इंडियंस हैं, चैलेंज तो हमने डे 1 में स्वीकार कर लिया था। तुम आए नहीं थे, उससे पहले इंडिया वाले खुद से अपना चैट जीपीटी बना रहे हैं। उम्मीद है आप सभियों को, सब भारतीयों को भी इन सब चीज़ों से प्रेरणा मिलती होगी, उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता होगा कि कुछ नवाचार तो हम भी करें और हमारे सिस्टम में नवाचार की वैल्यू हो, ऐसा हमारा सिस्टम डेवलप हो। बाकी आपकी क्या राय है, इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बॉक्स दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए आज ही जाइए, मात्र 39 रुपीज़ में पूरे 1 महीने के लिए कुकू FM डाउनलोड कर लीजिए। वीकेंड सेल है, यहाँ पर 39 रुपीज़ में आपको पूरे 1 महीने तक 10,000 ऑडियो बुक सुनने का मौका मिलेगा। बाकी एक सूचना हमारे से भी जुड़ी है और वो ये है कि हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ करके अपना GS फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे UPSC फाउंडेशन हो, चाहे SSC फाउंडेशन हो, कैसा भी हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए साथियों हमारे द्वारा नया बैच लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज़ भवानी बैच। भवानी बैच कहाँ आ रहा है? तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन कहाँ है? गूगल प्ले स्टोर पर। क्या मिलेगा? 4 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। किसके द्वारा मिलेंगी? मेरे द्वारा। जैसे ही आप इसमें एंट्री करते हैं आपको क्लासेस, तो कल से ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर लीजिएगा। मात्र 1999 में आपको ये कोर्स पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ स्टेट PSC, SSC, रेलवे, डिफेंस के 4 सब्जेक्ट के साथ उपलब्ध होता है। साथियों हमने अभी नटराज बैच में एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, जिसमें हमने 17 सब्जेक्ट RAS परीक्षा के लिए तैयार करवाने शुरू किए थे। अब ये भवानी बैच है जिसके अंदर हम आपको मात्र 1999 के अंदर, ये भी केवल 7 दिन ही ओपन रहेगा। मैं अगेन बता दूं, सोमवार को ओपन कर रहे हैं, संडे की मध्य रात्रि ये बंद हो जाएगा। जैसे नटराज में हमने एडमिशन बंद कर दिए थे फिक्स टाइम पर, इस पे भी एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आज रात 12 बजे से एडमिशन ओपन है और आप जाकर के यहाँ पर हमारा जो भी कंटेंट है उसे एंजॉय करें, पढ़ें बढ़िया से। डेमो यहाँ पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो ऐप सभी जगह पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।